आप टॉपिक का नाम डालिए पोल्यूशन। पोल्यूशन दैट इज प्रदूषण, सिंपल। सो पोल्यूशन क्या है? कुछ एक अनडिजायरेबल चेंज, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल चेंज हो। फॉर एग्जांपल फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि आप फिजिकली देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आपके सामने, घटनाएं घट रही हैं, उसको आप कहेंगे दीज आर दी फिजिकल आपके फैक्टर्स। दूसरा केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर का मतलब क्या है कि आपकी जैसे एसिड रेन है, बहुत सारे केमिकल्स जो है वो एयर में जा रहे हैं, एयर में वो गैसेस की फॉर्म में वहां पे कलेक्ट हो रहे हैं और वही गैसेस जो है आगे चलकर मल्टीपल टाइप के एसिड रेन कर रहे हैं, मल्टीपल टाइप के एयर पोल्यूशन को कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जांपल आजकल देखते हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक मीम देखा, मीम तो क्या कह सकते हैं, बट उत्तराखंड में एक व्हाइट कलर का क्रो देखा गया फर्स्ट टाइम। व्हाइट कलर का, टोटल व्हाइट है। तो क्रो हमेशा काला होता है ना? क्रो का दिमाग में आपके क्या है, एक इमेज की काला होता है, क्योंकि आपने थर्स्टी क्रो बहुत अच्छे से पढ़ा है ना? सो ये व्हाइट कलर का क्यों है? क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल चेंज हो गया ड्यू टू एनवायरमेंट। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आप देखते हैं कि बायोलॉजिकल चेंजेस जो आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसानों में भी देख सकते हैं बायोलॉजिकल चेंज। मल्टीपल टाइप्स की बीमारियां, हर दिन नए वायरस, नए बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं। मल्टीपल टाइप के आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस में फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। मल्टीपल है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल चेंज का मतलब है कि लिविंग जो क्रिएचर्स हैं उनके ऊपर उसके चेंजेस हो रहे हैं। और जो आपकी हवा, पानी, भूमि है और मिट्टी है, ये सारे के सारे इससे प्रभावित होते हैं। सो आप सिंपल पहले पोल्यूशन के बारे में एक डेफिनेशन लिखिए। Pollution is undesirable. Pollution is any undesirable change. Pollution is any undesirable change in physical, chemical, and undesirable change in physical, chemical and biological, physical, chemical and biological characteristics of physical, chemical and biological characteristics of air, land, water and soil. Water and सॉइल। तो कह रहे हैं कि पोल्यूशन क्या है, प्रदूषण क्या है? प्रदूषण एक ना चाहा हुआ, अनचाहा एक परिवर्तन जो कि किसी हवा, भूमि, पानी या फिर सॉइल के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल हवा क्या है, इसमें आपका जो एटमॉस्फेयर है और जिसमें आप बोलते हैं कि एयर इज द टोटल पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। जो आपकी हवा है जिसे आप कहते हैं कि एयर जो है ये आपका एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो इसमें आप पढ़ते हैं कि इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, उसके अलावा कुछ एक जिनोन, क्रिप्टोन जो आपकी माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अरे एनवायरनमेंट खत्म करने दो यार, टेक्निकल इशू। नेट ठीक चल रहा है। अभी आ गया फिर से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी आप दोबारा चेक कर सकते हैं। एयर ही अभी हम रिपीट कर रहे हैं, एयर मैं रिपीट कर देता हूं। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है, और किस चीजों में हो रहा है? हवा, भूमि, पानी और सॉइल में। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एयर का। एयर मींस, एयर जो है एक टाइप से एटमॉस्फेयर का पार्ट है और इसी एयर में मल्टीपल टाइप्स की गैसेस आपके पास अवेलेबल है जब आप एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। बट ये जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एयर को बनाते हैं,
ये प्राकृतिक ये गैसें हैं जो कि एयर को बनाते हैं, एयर का पार्ट बनाते हैं, एटमॉस्फेयर का पार्ट बनाते हैं। बट जब आप पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, चाहे वो व्हीकल का पॉल्यूशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, या फिर और कोई मेथड हो, या वोल्केनिक जो एक्टिविटीज होती है, मैंने आपको बताया था कि वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का, क्योंकि वोल्केनो से बहुत सारी गैसेज निकलती है, बहुत सारी धूल निकलती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर आगे चलकर क्या कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर दे रहे हैं। जिस एयर से आपको सांस लेनी है, जिस एयर से आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है जो कि आपका टेम्परेचर मेंटेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सो ये एयर जो है आगे से आगे पोल्यूट होती जाती है, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं इसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एयर की। बायोलॉजिकल कैसे, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए। फिजिकल कैसे, क्योंकि ये पूरे के पूरे आपके तापमान को मेंटेन करके रखती है। और केमिकल में अगर आप देखें तो जितना पीएच होना चाहिए आपकी रेनफॉल का, जितना पानी का पीएच होना चाहिए वर्षा के पानी का, वो पीएच को भी और ज्यादा बढ़ा देती है, तो एसिडिक हो जाता है। बेसिक होती है वैसे आपकी रेन, बट इसको ये एसिडिक बना देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहला जो फर्क पड़ रहा है दैट इज ऑन आपका एयर। दूसरा जो आपके पास है फैक्टर जो कि चेंज होता है ड्यू टू अनडिजायरेबल चेंज इन दी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो है लैंड। लैंड की अगर हम बात करें, लैंड एंड सॉइल को मैं इकट्ठा यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि सॉइल जो है वो अपर मोस्ट लेयर है आपके क्रस्ट की, और लैंड जो है इसी को पर आता है। लैंड में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि मल्टीपल टाइप का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, आपके पास कोल हो गया, मल्टीपल टाइप के जो आपकी एरोसोल्स इसमें लिखेंगे, मल्टीपल टाइप के यहाँ पे जो है फॉर्मिंग इंडस्ट्री है, केमिकल मेकिंग इंडस्ट्री है। ये अपना पूरा का पूरा जो पानी है उसको कई बार खुले में छोड़ देते हैं, तो ये पानी जो है अल्टीमेटली लैंड के नीचे सीप कर जाता है, मतलब लैंड के नीचे ये रिश्ता जाता है। तो जो आपका ग्राउंड वाटर है उस ग्राउंड वाटर को भी ये पोल्यूट करता है। तो एक टाइप से ये वाटर पोल्यूशन का भी पार्ट बन जाता है, ऑल्सो ये सॉइल को भी पोल्यूट कर रहा है। सो लैंड, सॉइल एंड वाटर एक टाइप से इकट्ठा ही हो गया, क्योंकि यही पानी जो है, यही जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये जाके ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा। साथ साथ में आप इसमें ये भी ले सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जो आप मल्टीपल टाइप के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को यूज कर रहे हैं और एक्स्ट्रा आप एनपीके डाल रहे हैं, तो इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी खराब हो रही है। ये आई थिंक हमने बहुत बार देख लिया है सॉइल फर्टिलिटी के बारे में, तो ये सॉइल फर्टिलिटी को भी कम करता रहता है। सो दीज आर दी वेरियस मेथड जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका ये पोल्यूशन है दैट इज एन अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर, लैंड एंड वाटर, सॉइल। तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू होता है। ये सिर्फ मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू दिया, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिससे अभी पोल्यूशन क्रिएट होता है। सो नेक्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सीधा एयर पोल्यूशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपको छोटी सी लिखा दी, उसके बाद है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट इज एयर पोल्यूशन, जिसे वायु प्रदूषण भी कहते हैं। एयर पोल्यूशन देखो जी, आपकी जो असाइनमेंट थी वो पूरी की पूरी जनवरी की तक की तो सारी चेक हो चुकी हैं, बस आपके मार्क्स उसमें अभी अपलोड होने। एनपीके जो है दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम ये आपके सॉइल में डाला जाता है, क्योंकि कई जगह पे पोटाशियम की डेफिशिएंसी होती है, कई जगह पे नाइट्रोजन की, कई जगह पे फॉस्फोरस की, तो इसीलिए एनपीके अलग से डालना पड़ता है, ये फर्टिलाइजर होता है। सो एयर पोल्यूशन क्या है, आप कुछ एक पार्टिकुलेट्स को हवा में छोड़ रहे हैं, कुछ एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हवा में जा रहे हैं, और कुछ एक हार्मफुल मटेरियल्स हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से हवा में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है उनकी हेल्थ के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है, डिजीजेस फैलती हैं, बीमारियां फैलती हैं, ऑल्सो ये कई बार डेथ भी कर देता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सो इसमें इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। अब अगर आपको कहीं पे भी एयर पोल्यूशन लिखना हो तो उसमें आप इंडस्ट्री को पहले कहेंगे कि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गलती है कि फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट है, तो मैंने आपको बताया था एनर्जी सेक्टर जो आपने पढ़ा था
साइंस एंड टेक में, तो आपने वहां पे देखा कि कोल गैसिफिकेशन की जा रही है, कोल लिक्विफिकेशन की जा रही है, क्योंकि कोयला जो सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और यही सल्फर डाइऑक्साइड जो है आगे चलकर एयर पोल्यूशन का पार्ट बनता है। दूसरा आपको मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट, जितने भी आप ये डीजल यूज करते हैं उसमें आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्यूल्स में जब आपने पढ़ा एनर्जी सेक्टर में अगेन, तो वहां पे हमने देखा था कि जो फ्यूल है डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स हैं, जिसमें से डीजल जो है सबसे ज्यादा जो है सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़ता है। दूसरा अल्ट्रा लो सल्फर भी इसलिए इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा, बट फिर भी आपके व्हीकल जो है उनसे नाइट्रस डाइऑक्साइड और साथ साथ में सल्फर डाइऑक्साइड ये बहुत ज्यादा निकलता है। सो ये दोनों मेन आपके पार्टिकुलेट्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन का पार्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में बहुत सारे उन्होंने मेथड यूज किए, ऑड इवन का फॉर्मूला लेके आए, फिर कहा कि हम एयर प्योरीफायर लगाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि सीएनजी को यूज करेंगे, सीएनजी के बाद वो फिर उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल की बात करने लगे, पर हाइड्रोजन फेल हो गया क्योंकि हाइड्रोजन का स्टोरेशन उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है, और हाइड्रोजन इतना ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि महंगा फ्यूल है। उसके बाद हमने बात की कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी हमने आगे देखा कि वो ई वेस्ट जनरेट करता है, हर एक चीज का कॉज एंड इफेक्ट चलता ही रहता है। सो मल्टीपल मतलब गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से ट्राई किया कि वो सस्टेनेबल जो सोर्सेज है उनको यूज करें, बट कुछ एक लिमिट तक ही है। अब ये कह रहे हैं कि सोलर से चलने वाली गाड़ियां लेके आए, बट ये बातें कहने की, एक्चुअल में ऐसा कोई सस्टेनेबल मेथड है नहीं जिसको आप यूज कर पाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये ई वेस्ट को जनरेट करता है, सोलर पैनल्स इसमें सिलिकॉन होता है पीवी पैनल्स में, और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है, आगे वो भी पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो कोई भी ऐसा मेथड नहीं जिसके थ्रू हम बात कर सके। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबसे क्लीन है, बट हाइड्रोजन का मैंने आपको बता दिया रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हाई है, और हाइड्रोजन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा बजट भी दिया है, वो आपने साइंस एंड टेक के एनर्जी सेक्टर में पढ़ा है। सो इससे क्या होगा, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हवा में जाएंगे, एमिशंस होगा इन पॉल्यूटेंट्स का। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये वाटर वेपर के साथ या एयर जो आपका होता है वाटर वेपर या फिर एयर बबल्स जो होते हैं उनके साथ ही अटैच हो जाते हैं, फिर ये आगे चलकर स्मोग और स्मेज बनाते हैं। सो इसीलिए आप कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इसमें नेचुरल प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल कारण भी है इसके, प्राकृतिक तरीकों से भी आपका वायु प्रदूषण होता है, और आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड तरीके जो हैं, मैन मेड भी इसके कुछ एक कारण है। सो गुड मॉर्निंग। आप इसमें अभी नेक्स्ट लिखिए एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ, एयर पोल्यूशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ particulates, comma biological, introduction of particulates, comma biological molecules, particulates, biological molecules or other harmful materials or other harmful materials into the Earth's atmosphere, into the Earth's atmosphere. तो सिंपल कह रहे हैं कि आपका जो एयर पोल्यूशन है इसका मतलब क्या है कि कुछ एक पार्टिकुलेट्स को आप हवा में फ्रीली छोड़ रहे हैं, कुछ एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप हवा में फ्रीली जो है एमिट कर रहे हैं, और हार्मफुल मटेरियल्स हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहे हैं, कॉजिंग डैमेज, डिजीज, causing damage, disease and death of living organisms। तो जितने भी ये पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जितने भी ये आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं या हार्मफुल मटेरियल्स हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं, आगे चलकर ये बहुत सारी जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके मौत का कारण, डेथ का कारण बनते हैं, उनके बीच में बीमारियां पैदा करते हैं या फिर उनको प्रभावित करते हैं, डैमेज करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा लिखिए, एयर पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय
industries and transport, industries and transport, industry and transports. These pollutants mix with the air. These pollutants mix with the air and can form photochemical smoke. Photochemical smoke. एयर पोल्यूशन हैज बोथ, फोटोकेमिकल स्मोक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसको मैं इसके बाद कराता हूं, पहले आप कॉजेज लिखिए. एयर पोल्यूशन हैज बोथ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज. एयर पोल्यूशन हैव बोथ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज. तो आपका जो एयर पोल्यूशन है इसके नेचुरल कारण भी हैं और ह्यूमन कारण भी हैं. तो ये नेचुरल और ह्यूमन दोनों फैक्टर्स से क्रिएट होता है. हाँ जी, आज हो जाएगा एनवायरनमेंट खत्म. सो एयर पोल्यूशन में आप पहले लिखिए नेचुरल एयर पोल्यूशन. तो नेचुरली एयर पोल्यूशन कैसे कॉज होता है, तो पहले आप लिखेंगे नेचुरल कॉजेज या फिर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. नेचुरल कॉजेज फर्स्ट इसमें आएगा डस्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. अब ये डस्ट वोल्केनिक डस्ट भी हो सकती है, ये वेजिटेशन से उड़ने वाली डस्ट भी हो सकती है, या फिर सिंपल ये डस्ट स्टॉर्म या कुछ भी एक टाइप का आप समझ सकते हैं कि धूल कण जो भी मिट्टी में मिल रहे हैं, जो धूल मिट्टी के साथ हवा के साथ में मिक्स हो रही है, दैट इज डस्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. दूसरा मीथेन emitted from natural resources. Methane emitted from natural sources. जैसे कि आपने देखा था वेटलैंड में, कहां से जितना भी आपका मार्शी लैंड है वहां से भी मीथेन निकलती है, राइस फील्ड से भी मीथेन निकलती है. फिर आपका जो कोयला, जहां से कोयले को निकाला जाता है वहां पे गैस हाइड्रेट्स होते हैं, लिक्विड हाइड्रेट्स होते हैं, तो वहां से भी मीथेन निकलती है. तो मीथेन के मल्टीपल सोर्सेज है जो नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं. सो मीथेन भी एक एयर पोल्यूशन का कारण है. नेक्स्ट स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्या लिख रहे थे आप इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड है ना. स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड emitted from या evolved from वाइल्ड फायर. तो जो जंगलों में प्राकृतिक रूप से आग लग जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, उससे भी बहुत सारी स्मोक, उससे बहुत सारा धुआं निकलता है. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड्स में हर साल गर्मी के कारण जब हवा चलती है तेज, एक तो हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, झाड़ियों में आपस में ही फ्रिक्शन होता है ना. फ्रिक्शन होने के कारण, घर्षण होने के कारण या रगड़ लगने के कारण वहां पे आग लग जाती है. अब ये जो आग लगती है, धुआं और एक साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसके जलने से, जब भी किसी जंगल में आग लगती है तो. और ये वाइल्ड फायर ऐसा नहीं किसी ने लगाया होता, खुद लग जाती है.
एक ग्रासलैंड हो गए, एक हिमालयन रीजन हो गया। हिमालयन रीजन में क्या, जो चीड़ के पेड़ होते हैं उसमें से एक लिक्विड निकलता है। जब बहुत ज्यादा हीट पड़ती है तो वो लिक्विड जो है वो धीरे धीरे खुद ही जलना शुरू कर देता है, और घास वास पड़ी रहती है वहां पे, तो वो आग आगे से आगे फैलती जाती है। सो एक वाइल्ड फायर जो है, जो कि जंगली आग लगती है, उसके कारण भी बहुत सारा धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट लिखिए, वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी, तो वोल्केनिक एक्टिविटी से मल्टीपल टाइप की गैसेस निकलती हैं। इनके बारे में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सल्फर, क्लोरीन और ऐश। तो इसमें से सल्फर, क्लोरीन एंड ऐश, तो इसमें से राख निकलती है जब भी वोल्केनो विस्फोट करता है, जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, या फिर जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो सल्फर निकलती है, क्लोरीन निकलती है, और साथ साथ में ऐश भी निकलती है। फिफ्थ पॉइंट, रिलीज ऑफ रेडोन गैस। रिलीज ऑफ रेडोन गैस ड्यू टू radioactive decay. Release of radon gas due to radioactive decay in the Earth's crust. तो जब आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं, वहां पे आपके पास एक होता है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो अर्थ का सबसे अपर पार्ट है उसको कहते हैं क्रस्ट। तो अर्थ की क्रस्ट में, मतलब आप सिंपल समझिए, जहां पे आप बैठे हैं, मान लीजिए दिस इज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जिसे आप कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक से लेके 200 किलोमीटर तक का जो एरिया है, 200 किलोमीटर पे जाके एक एस्थेनोस्फीयर आता है। एस्थेनोस्फीयर में ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह की आप बात करते हैं, तो ये सारा का सारा मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब जब कभी अर्थक्वेक होगा, कभी ये वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, तो मटेरियल लावा की फॉर्म में बाहर निकलता है ना, इरप्ट हो जाता है, बाहर की तरफ को निकलना शुरू कर देता है। कुछ एक लावा जो नदियों की तरह, पानी की तरह बहता है, कुछ एक उड़ता है, जो धूल कण, और जिसके बारे में आप लिख रहे हैं गैसेस के बारे में, तो ये हवा में उड़ते हैं, पत्थर उड़ते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें भी निकलती हैं इससे। तो कुछ एक मटेरियल से निकलता है अर्थ क्रस्ट से, तो इससे रेडियो एक्टिव डिके के कारण रेडोन एक गैस है, ये निकलती है। तो ये भी पोल्यूशन क्रिएट करती है आपके एयर में, तो ये भी एयर पोल्यूशन का एक कारण है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेकेंड पार्ट, दैट इज ह्यूमन कॉजेस या फिर आर्टिफिशियल कॉजेस या फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस, आर्टिफिशियल कॉजेस या फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, जो भी आप लिखना चाहें, जो आपको अच्छा लगता है। ह्यूमन कॉजेस, आर्टिफिशियल कॉजेस या फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। तो मानव जनित कारण जो कि एयर पोल्यूशन करते हैं, या मनुष्य द्वारा जो कि एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो ह्यूमंस कैसे एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, उसके कुछ एक कारण हमने लिखने हैं। सबसे पहला बताइए आप, ये तो बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं, करिए स्टार्ट। फर्स्ट है व्हीकुलर पोल्यूशन। वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण। मल्टीपल टाइप के व्हीकल्स आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें ईंधन यूज किया जाता है, जब वो जलता है तो उससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये तो दो आपके पक्के ही हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। थर्ड, फॉर्मिंग एजेंट्स, फॉर्मिंग और रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर, क्या स्पेलिंग होगी इसकी? GRA होगा ना, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री। तो जितने भी आपके ये एसी हैं, जितने भी आपके फॉर्मिंग एजेंट्स, फॉर्मिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप यूज नहीं करते डिटर्जेंट यूज करते हैं, तो ये भी फॉर्मिंग एजेंट है। आप शैम्पू यूज करते हैं, वो भी फॉर्मिंग एजेंट है।
या फिर आप रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि एसी ठंडी हवा छोड़ता है, बाहर गर्म हवा छोड़ता है। अब जो गर्म हवा छोड़ रहा है उसमें से बहुत सारे फ्रीऑन्स होते हैं, तो वो भी आपके एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। फोर्थ, बहुत कुछ है वैसे इसमें, माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया कि माइनिंग इंडस्ट्री से बहुत सारी मीथेन बाहर निकलती है। थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स। जब भी आप नेचुरल कॉजेज लिखेंगे ना, तो नेचुरल कॉजेज आपको याद करने पड़ते हैं, और ह्यूमन कॉजेज आपको याद नहीं करने पड़ते, वो आपको नियर बाई का देखना पड़ता है कि कहां पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट से भी बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलता है। और बताइए, वो जो मैंने फॉर्मिंग एजेंट कहा ना, इसमें आपके जितने भी स्प्रे होते हैं, जैसे हेयर स्प्रे है, पेंट है, फिर जितना आप ये लिक्विड मटेरियल यूज करते हैं, जैसे फर्श साफ करने के लिए यूज करते हैं लाइजोल, ये सब, ये भी एक टाइप से वार्निशिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। एयरक्राफ्ट भी बहुत सारा मटेरियल छोड़ते हैं। आगे बताइए, वेस्ट डिपोजिशन, जहां पे भी डंपिंग साइड होती है वहां पे आप ओपनली नाक खुला रख के नहीं चल सकते, क्योंकि वहां से मटेरियल बहुत ही ज्यादा गंदी बास मारता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिफरेंट टाइप का जो वेस्ट है उसको डिपॉजिट किया गया है, और उस वेस्ट, जब भी वो वेस्ट धीरे धीरे डिकम्पोज होगा तो बहुत सारी मल्टीपल टाइप की गैसेस ये छोड़ता है। तो 6 हो गए, 10 लिखना है टोटल। वो तो लिख लिया हमने, व्हीकल पोल्यूशन। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं आप एक टाइप से कि मरीन वेसल मरीन वेसल्स ऑयल स्पिल। हाँ, पर वाटर में जाएगा ना ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। ये जाएगा आपके डिफोरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन के लिए। हाँ, यही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा ये सिंक कर सकता है। सो नेक्स्ट इज डिफोरेस्टेशन। जितने पेड़ कम होते जाएंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये कार्बन सिंक का काम नहीं करेगा, कार्बन सोर्स का काम करेगा। और इंडोर कैसे? जैसे अपहोल्स्ट्री वगैरह, उसमें से भी से केमिकल्स यूज होते हैं, पेंट वगैरह में से भी यूज होते हैं। तो हम लिखते हैं उस पे, फॉर्मिंग में चला जाएगा वो। नेक्स्ट इसमें लिखिए आप, आपके पास है एक और पॉइंट, व्हीकलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फॉर्मिंग, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, वेस्ट डिपोजिशन, डिफोरेस्टेशन, और है तो है 2-3 पॉइंट। स्टबल वर्मिंग, गुड। So this is stubble burning। हाँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल। नेक्स्ट, मिलिट्री रिसोर्सेज, जैसे कि मिलिट्री में बहुत सारे आपके रॉकेट्स यूज किए जाते हैं। फिर सिंपल में लिखिए मिलिट्री रिसोर्सेज, like missiles and rockets। तो ये तभी होगा जब एयर स्ट्राइक चल रहा होगा, बट फिर भी लिख लीजिए। लास्ट लिखेंगे एक, लास्ट, हाँ जी, फैक्ट्रीज है, वेस्ट मटेरियल है, फर्नांसीज है, फ्यूल मेकिंग है, पुअर कंट्रीज है, वुड क्रॉप वेस्ट, डंग। लास्ट लिखिए पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर भी फिर अगेन हमें अभी देखना है, ये फ्लोटोकेमिकल स्मोक में पार्टिकुलेट मैटर, जिसे आप कहते हैं पीएम लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। सो दीज आर दी पार्टिकुलेट मैटर। सो अब इसमें पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें से हमने देखा कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से हैं, जो कि अर्थ के सरफेस से निकल रहे हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट होगा आपका वोल्केनिक एक्टिविटी, राइट, या ग्रीन हाउस गैसेस।
दूसरा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट की अगर हम बात करें, जहां पे आप सेकेंडरी पोल्यूशन कर रहे हैं, दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक आपका नेक्स्ट मेन पॉइंट है। और बाकी इन्होंने भी कहा है कि इंडोर एयर पोल्यूशन में आपके रेडोन है, सेकंड हैंड जितना भी आप स्मोक यहाँ पे क्रिएट करते हैं। दूसरा बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के आप कॉलोनीज में डालते नहीं है ये बायोलॉजिकल केमिकल, जो मैंने आपको बताया था डीडीटी, ये भी पोल्यूशन का कारण है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जितने भी पेंट्स हैं, जितने भी स्प्रे हैं, और ग्लू है, एडेसिव्स हैं, जैसे ये फेविकोल वगैरह, सारे के सारे ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अगर हम बात करें तो वही ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स की बात की है, या फिर जब आप कहीं पे भट्टी में कुछ जला रहे हैं वो होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा अगर बात करें तो ओजोन, जो कि अल्ट्रावायलेट है, लाइटनिंग के कारण भी हो जाती है कई बार। सो एयर, ऑल्सो एयर फ्रेशनर, जिसको हम कहते हैं कि एयर फ्रेशनर लगा रखा है, जैसे स्प्रे मारते हैं हम रूम्स पे, तो ये कार्सिनिक जनिक है, मतलब कैंसर कॉजिंग होता है। ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें टॉक्सिन्स होते हैं, तो इसलिए एयर फ्रेशनर कम यूज करिए, फैन चलाइए और सारी खिड़कियां खोल दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। सो कुछ एक ये पॉल्यूटेंट्स हैं। इसमें एक वो भी आ सकता है, अगर आपको बीच में से कुछ रिमूव करना हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेटलर्जिकल या मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप की गैसेस को, सॉरी मल्टीपल टाइप की आप मेटल्स को, मल्टीपल टाइप की जो मेटल्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता है। सो मेटलर्जिकल जो आपका एक डिपार्टमेंट है, उनका काम होता है कि डिफरेंट टाइप की जितनी भी धातुएं हैं, जितनी प्रकार की आपकी मेटल्स हैं, उनको यहाँ से एक्सप्लोर किया जाता है। सो अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक। सो पहले आप लिखिए स्मोक, फिर फोटोकेमिकल स्मोक की तरफ जाएंगे। तो स्मोक दो प्रकार का होता है, एक आपने बनाना है यहाँ पे फ्लो चार्ट। हाँ जी, स्मोक इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक है क्लासिकल स्मोक, classical smoke, and second one is photochemical smoke. Out of these two, सबसे जो harmful है that is photochemical smoke. So there are two types of smoke. Yes, पटाखे भी हो सकते हैं, आतिशबाजी during festivals, तो कह रहे हैं कि उससे भी एयर पोल्यूशन हो सकता है। क्रैकर बर्निंग ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, स्टबल बर्निंग, पराली, हाँ जी पराली साड़ना ही कहते हैं उसे, एग्रीकल्चर बर्निंग, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, फॉसिल फ्यूल्स स्लैश बर्निंग, रिलीज हार्मफुल गैसेस, बॉम्बिंग, स्मोक, वॉर्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन भी हो सकता है। सही कह रहे हैं ये, जब आप कहीं पे कंस्ट्रक्ट कर रहे चीजें या किसी चीज को डिमोलिश कर रहे हैं तो उससे भी हो सकता है। जेट प्लेन्स ऑल्सो, यस। इलेक्ट्रिकल यूनिट्स कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स कैसे क्रिएट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर यूनिट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, फॉसिल फ्यूल्स। बिल्कुल, बहुत अच्छे आपने यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, थैंक यू। तो दो प्रकार का स्मोक है, वन इज क्लासिकल स्मोक, दूसरा है आपके पास फोटोकेमिकल। सो क्लासिकल साइड पे लिखिए, इट अकर्स ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, it occurs during early morning hours and disappears during the daytime. So it occurs during early morning hours and disappears during the daytime because the water vapors are evaporated by the sunlight. Because the water vapors are evaporated by the sunlight.
सो दिस इज क्लासिकल स्मोक, जिसे आप कहते हैं ऑस पढ़ना, है ना, एक टाइप से ऑस पढ़ती है। सो इसमें आप लिखेंगे नीचे सेकंड पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि ये क्लासिकल स्मोक है। एंड सेकंड में लिखिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। इसमें ज्यादातर आपको प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, primary pollutants. And third, it is mainly caused by industrial pollutants, mainly caused by industrial pollutants such as sulfur dioxide. It is mainly caused by industrial pollutants, that is sulfur dioxide. नेक्स्ट लिखिए इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है ह्यूमंस के ऊपर। फोर्थ पॉइंट, पहले मैं वन साइड कंप्लीट करूंगा, उसके बाद सेकंड साइड देखेंगे। सो व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। फर्स्ट है इरिटेशन ऑफ आईज, इरिटेशन ऑफ आईज, आंखों में जलन फील करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन है आपकी एयर में। कभी दिल्ली जाइए, दिल्ली बस स्टैंड से उतरिए, कश्मीरी गेट, यू विल फील थोड़ा सा हैवी, है ना, सांस थोड़ी हैवी हो जाएगी। अभी नहीं, आपको जाना है तो जब बिल्कुल, इस साल तो चलो इतना बढ़िया रहा कि इस बार उतना ज्यादा ये जो औस है इतनी नहीं पड़ी, कोहरा उतना नहीं पड़ा। बट एवरी ईयर जो दिसंबर और जनवरी का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में आपको धूप नहीं देखने को मिलेगी। पूरा आप देखेंगे कि एक टाइप से आपको लगेगा कि बादल जैसे आ रखे हैं, बादल नहीं है। बट अगर आप अपने ड्रोन को उड़ाएंगे ना, ड्रोन अगर आपका 400 मीटर क्रॉस करता है ऊपर, अगर आपके ड्रोन की कैपेसिटी इतनी है, तो ऊपर देखेंगे ऊपर बिल्कुल सब क्लियर है, बट उसके ऊपर एक बादल सा जा रखा है, जिसे मैंने आपको बताया था कि एशियन ब्राउन क्लाउड कहते हैं उसे। तो वो ब्राउन क्लाउड क्या है कि गैसेस का एक बादल बन रखा है, तो वो मतलब वहां पे सनलाइट को कभी क्रॉस ही नहीं करने देता। सो वहां पे जाके अगर आप फील कर सकते हैं कि इरिटेशन होगी आईज में, बार बार आंखें लाल भी हो जाती हैं कई बार, इतना ज्यादा पोल्यूटेंट्स है। नेक्स्ट लिखिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। आपको सांस लेने में दिक्कत होगी वहां पे, क्योंकि जहां पे भी पॉल्यूशन ज्यादा है, इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। श्वसन क्रिया जो है आपकी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। इट कैन कॉज अस्थमा, इससे अस्थमा भी होता है। एंड लास्ट लिखिए कार्डियक प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई कम हो रही है, तो इट कैन कॉज कार्डियक प्रॉब्लम्स, मतलब हार्ट रिलेटेड इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट क्लासिकल स्मोक। तो आप देख लीजिए क्लासिकल स्मोक ही इतना खतरनाक है, अभी दूसरी साइड पे आएगा फोटोकेमिकल स्मोक। सो थोड़ा सा फिर देख लेते हैं इसको। सो स्मोक जो है वो दो प्रकार का है। इसमें से अगर हम बात करें तो एक स्मोक है आपका क्लासिकल स्मोक, ज्यादातर आपको ये अर्ली मॉर्निंग आवर्स में देखने को मिलता है। जब भी डे टाइम पे सनलाइट ज्यादा पड़ती है तो उस टाइम पे ये इवेपोरेट हो जाता है। बट इसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, मेनली इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट। और मेनली इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट जो है यहाँ पे दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। इम्पैक्ट इरिटेशन ऑफ आइज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा, कार्डियक प्रॉब्लम्स। सो अभी नेक्स्ट है आपके पास फोटोकेमिकल स्मोक। पॉइंट फर्स्ट लिखिए इसमें, मेनली कॉज्ड बाय सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, मेनली कॉज्ड बाय सेकेंडरी pollutants, mainly caused by secondary pollutants. स्किन एलर्जी भी हो सकती है बिल्कुल। वो रेखा गुप्ता जी से पूछिए आप, रेखा गुप्ता जी क्या करेंगे दिल्ली में, थोड़ा बताने में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा।
देखिए अभी वहाँ की पॉलिटिक्स मुझे नहीं पता, बहुत बड़े नेता आए हैं पर पोल्यूशन को कंट्रोल करना मुश्किल है। आप साइकिल से चलना शुरू कर दीजिए, पैदल चलना शुरू कर दीजिए, फिर आप बात कर सकते हैं इन्वायरमेंट को बचाने की, है ना। आप हर एक चीज को छोड़ दीजिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, राइट। आप पैकेज फूड बंद कर दीजिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्लास्टिक। दूसरा, आप जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं एवरीडे, उसको बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसमें सबको छोड़ दोगे आप। शैम्पू यूज करना बंद कर दीजिए, फेस वॉश यूज करना बंद कर दीजिए। मतलब एवरीडे आप सुबह से लेकर शाम तक ब्रश यूज करना बंद कर दीजिए। आप जो ब्रश में जो टूथपेस्ट का यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट में बोलते हैं कि क्या बोला जाता है उसमें, क्लोजअप का आता है क्रिस्टल्स, है ना। क्रिस्टल्स वाली जो आती है, वो क्रिस्टल्स जो है अल्टीमेटली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो भी हार्मफुल है। तो दंत मंजन यूज करिए, सुबह जाइए नीम की एक जो है ब्रांच तोड़ के लाइए, उससे वो करिए, दंत मंजन करिए। तो अगर आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली होना है ना, तो उसके लिए आपको साधु बनना पड़ेगा, है ना, या संन्यास लेना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर मेरे पास जो है ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पे मेरे को व्हाइट जो दूसरे ब्लैक मार्कर्स आते हैं और दूसरा जो क्लासिकल बोर्ड होता है वो यूज नहीं करना पड़ रहा। क्योंकि उससे क्लोरीन आती है। आप जो पेपर यूज कर रहे हैं, इस पेपर में क्लीजिंग एजेंट है, राइट। तो इसमें ज्यादातर क्लोरीन यूज की जाती है पेपर इंडस्ट्री में। तो आपके हाथ में लग रही है, अल्टीमेटली अगर आपने हाथ नहीं धोए, आप वैसे खाना खा रहे हैं, तो वो आपको भी कॉज कर सकता है। आपकी पेन है, इंक में भी क्लोरीन है। तो अगर आपको टोटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, है ना। सो इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है, इसको कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, सब फेल हो रही है, वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं कर पा रहा है। सो फोटोकेमिकल स्मोक ज्यादातर ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से होता है। दूसरा, इट अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, इसमें मॉर्निंग इवनिंग का नहीं है, दिस इज ड्यूरिंग डे टाइम। अब बीच में आप किसी ने पूछा है कि रेखा गुप्ता जी क्या करेंगी। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैं इसमें हार्श हो जाता हूँ। ये सवाल जवाब मेरे से मत करिए ना, रेखा गुप्ता जी से पूछिए, वो सीएम बनी है। बहुत बड़े बड़े सीएम आए, पीएम आए, पोल्यूशन किसी से कंट्रोल नहीं होगा, है ना। ट्रंप आ जाए, बाइडेन आ जाए, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान अपनी डेली एक्टिविटीज को नहीं कंट्रोल कर सकता। कोविड में भी कुछ ऐसा खास नहीं कह सकते। गाड़ियां कम चली, बट प्रोडक्ट आप फिर भी यूज कर रहे थे, मोबाइल फिर भी यूज कर रहे थे, है ना। ई वेस्ट तब भी जनरेट हुआ है, तब मैं कहता हूँ कि ज्यादा जनरेट हुआ है। उसके बाद तो बूम आया इंडस्ट्री में। मतलब जो यूपीआई नहीं भी यूज करते थे, उन्होंने यूपीआई यूज करना शुरू किया। जिनको ऑनलाइन ऑर्डर का नहीं पता था, वो सारे ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे घर बैठ के। तो पॉजिटिव कहीं पे भी नहीं है। सो इसीलिए चाहे मोदी जी आ जाए, योगी जी आ जाए, बाइडन आ जाए, ट्रंप आ जाए, या भगवान खुद आ जाए, तब भी नहीं कंट्रोल हो पाएगा। उसका एक ही इलाज होगा, जो मैं नहीं कहना चाहता, है ना, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। सबका सब अगेन पानी के नीचे डूब जाए दोबारा, उसके बाद फिर लाइफ स्टार्ट हो जाए। क्योंकि एवोल्यूशन से ही हो सकता है जो चीजें हैं। एक्चुअल में जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ आप पढ़ते हैं ना, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स लगभग 5 बार हो चुके हैं। 6th मास एक्सटिंक्शन होना भी बाकी है ना। तो सुबह सुबह ऐसी बातें नहीं करनी है ना। 5 प्रलय हो चुकी है, 6th आनी है। तो 6th मास एक्सटिंक्शन जब होगा, उसके बाद सब अंडर द वाटर, फिर से पेट्रोलियम बनेगा, सब कुछ कोल बनेगा। फ्रेश वाटर के नीचे है तो कोल, अगर ओशन वाटर के नीचे है तो पेट्रोलियम या गैस। इसीलिए इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, मास एक्सटिंक्शन। इसीलिए हम वहां तक जा रहे हैं। वी आर कॉजिंग मास एक्सटिंक्शन। हमें ये है कि 2100 तक हमने सब कुछ खत्म कर देना है, और प्रभु भी अपनी लीला दिखाएंगे और सब कुछ नीचे कर देंगे, है ना, पलट देंगे। ये होगा ऑब्वियसली। तो इसका सोल्यूशन एक है। मेरे से कोई पूछे कि एयर पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ तबाह कर दो। फिर अगर मतलब शुरुआत से, जीरो से स्टार्ट करिए, क्योंकि जीरो से हम अभी लगभग 80 पॉइंट, मैंने कहीं पढ़ा था 80 पॉइंट नहीं है, वी आर 92.8% तक पहुंच चुके। 7% टाइम बचा है मतलब प्रॉपर एंड करने के लिए। तो 7% कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली क्रॉस कर लेंगे हम, क्योंकि एवरीडे चल रहा है ये सब। सो इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करते, आगे बढ़िए। सो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, और ये ड्यूरिंग डे टाइम होता है, मेनली कॉज्ड बाय व्हीकुलर पोल्यूशन। इट इज मेनली कॉज्ड बाय vehicular pollution
where main pollutant is nitrous oxides and volatile organic compounds VOC। तो ज्यादातर ये जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट से होता है, फोटोकेमिकल स्मोक, और डे टाइम पे होता है ना, डे टाइम पे ज्यादा एक्टिविटी रहती है व्हीकल्स की। और मेनली इसमें आप देखेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड है, दूसरा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं या फिर फोटोकेमिकल स्मोक का कारण बनते हैं। इसमें आप एक रिएक्शन लिखिए, when nitrous oxide mixes with volatile organic compound, it forms ozone। जब भी नाइट्रस ऑक्साइड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलती है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है ओजोन। अब ये एक्टिविटी कब होती है, डे टाइम पे। तो आपने यहाँ पे, मैं नहीं लिखता यहाँ सनलाइट, ऐसे करके सनलाइट बना दीजिए, ठीक है, दिस इज सनलाइट। अब इसके साथ में एक और चीज निकलती है, दैट इज परोक्सी एसिटाइल प्लस परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, है ना, PAN नाइट्रेट्स, ये भी एक पॉल्यूटेंट है, PAN। ये प्रॉपर लिखना आप, ठीक है, मेंस में आपको पक्का मार्क्स मिलेंगे, है ना। मेंस में कैसे, क्योंकि वो इस पूरे के पूरे डेरिवेशन को देख के खुश हो जाएंगे कि वाह, पढ़ के आए हैं, अभ्यर्थी पढ़ के आया है, कैंडिडेट पढ़ के आया है। सो ये है आपका। इसके साथ एक और भी है, दैट इज एल्डिहाइड, बट इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लिख लीजिए एल्डिहाइड्स। तो इसके साथ एल्डिहाइड्स भी दीज आर दी मेजर पॉल्यूटेंट्स जो कि व्हीकुलर पोल्यूशन और साथ साथ में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिलने के कारण होते हैं। अब इम्पैक्ट लिखिए। इम्पैक्ट, बहुत बड़े इम्पैक्ट्स हैं इसके, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। सो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, फोटोकेमिकल स्मोक का? फर्स्ट इम्पैक्ट बताइए क्या हो गया? फर्स्ट इज लंग्स इशू एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो सिंपल लिखिए लंग्स एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज। जो फेफड़े हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी, जो श्वसन क्रिया है वो भी खराब हो जाएगी। सो लंग्स में क्या होते हैं? एल्वियोलीज, है ना। एल्वियोलीज जो है एक स्ट्रक्चर है, एल्वियोलीज अगर ब्लॉक हो जाएं तो आप ज्यादा सांस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं खींच पाते। अब ये भर जाएंगे तो आप कहते हैं फेफड़े में पानी भर गया, ये एल्वियोलाइज में भर जाता पानी। इसीलिए एल्वियोलाइज को अगर आपने सुरक्षित रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर को खींचे, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करते हैं, है ना। जब सांस लेते हैं तो भारी सांस होती है, तब सांस फूलती है, तो एल्वियोलाई जो है वो ज्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है, एक्टिविटी करनी पड़ती है, जो कि बहुत कम हो चुकी है। और एल्वियोलाई जो है ज्यादा ऑक्सीजन को खींचेंगे, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकेंगे बॉडी से। सो लंग्स एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज सबसे बड़ा कारण है ये। दिल्ली में बहुत लोगों को अस्थमा है। कभी मेट्रो में जाइए, फुसफुसिया लेके चल रहे होते हैं, खींच रहे बार बार, उनको उधर ही सफोकेशन हो जाती है मेट्रो में ही, क्योंकि मेट्रो चलती है अंडरग्राउंड कई जगह पे, और ऊपर से वैसे बंद होती है, वो एसी चल रहा होता है। तो जब वो नेहरू चौक से निकलते हैं, और क्या नाम है उसका, जहाँ पे सबसे ज्यादा मोबाइल चोरी होते हैं, राजीव चौक तक पहुंचते हैं, तब तक लगभग 10,000 लोगों के गुम हो जाते हैं फोन एक दिन में, 10,000 लोगों के। तो वहां पे जो लोकल्स हैं उनको पता है कि कैसे, वहां पे बैग आगे नहीं डालते, पीछे नहीं डालते, आगे डालते हैं, ऐसे रखा होता है पूरा। तभी जिसकी पॉकेट में फोन है वो ऐसे रखेगा हाथ, चाहे हाथ टूट जाए वो हाथ नहीं निकालेगा। फोन बहुत चोरी होते हैं वहां पे,
सो नेक्स्ट इरिटेशन ऑफ आईज, कार्डियक इशू, ये दोनों में सेम रहेगा। इरिटेशन ऑफ आईज, कार्डियक इशू, नेक्स्ट लिखिए मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन स्पेशली इन इन्फेंट्स, स्पेशली इन इन्फेंट्स, ब्रैकेट में लिखिए स्पेशली इन इन्फेंट्स। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स का हिंदी में लिटरल मीनिंग होता है शिशु। जितने भी शिशु हैं उनको मेंटल रिटार्डेशन होगी, क्योंकि उनको एयर सप्लाई, एयर में सॉरी ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। फिफ्थ, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, है ना, ये भी एक डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, बात मैं कुछ कर रहा हूं आपसे और जवाब आप कुछ और दे रहे हैं, है ना, आपकी अटेंशन जो है, आपका ध्यान जो है, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो भी इससे बाधित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है और दिमाग आपका प्रॉपर्ली काम नहीं करता। यस, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2019 और 18 में दिल्ली के जितने भी कर्मचारी थे, एम्प्लॉइज थे, उनको कहा कि आप घर रहिए, आपने बाहर नहीं निकलना है। ऑल्सो जितने भी गुड़गांव में जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बीपीओस में, कॉल सेंटर्स में, सबको छुट्टी मिल गई, उनको बोला घर पे रहिए, बाहर नहीं आना है। क्योंकि ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, लोग उतना आउटपुट नहीं दे पाते। नेक्स्ट, इट डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल, डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल, इट डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल, दैट इज फूड इनसिक्योरिटी। ये फूड इनसिक्योरिटी का कारण बन सकता है, खाद्य असुरक्षा का कारण बन सकता है। मतलब आपके फूड ग्रेन कम होंगे, प्रोडक्शन कम होगी, तो ये क्लोरोफिल को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ड्यू टू दिस, इसी में कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, आप लिखिए ड्यू टू दिस प्लांट्स आर इंक्रीजिंगली टर्निंग, ड्यू टू दिस plants are increasingly turning carbon source rather than carbon sink। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज ज्यादा करेंगे, है ना। तो इसलिए कार्बन सोर्स बन जाएगा रेदर देन कार्बन सिंक। कार्बन को अवशोषित कम करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा, दूसरा कार्बन की मात्रा को बढ़ा देगा। दैट इज वाई कार्बन का सोर्स बन जाएगा, ना कि कार्बन को सिंक करेगा या उसको एब्जॉर्ब करेगा। एक और पॉइंट लिखिए इसमें, जो आपने लिखा था परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, है ना, तो आप लिखिए पैन, that is peroxy acetyl nitrate and aldehydes plus aldehyde, they both are carcinogen, मतलब कैंसर कॉजिंग। तो इसलिए व्हीकल पॉपुलेशन जो है ये भी बहुत बड़ा हार्मफुल फैक्टर है ओवर द ह्यूमन हेल्थ। अब लिखिए हाउ टू फाइट स्मोक, आप स्मोक को कैसे कम कर सकते हैं इन्वायरमेंट से। हाउ टू फाइट स्मोक, नेक्स्ट टॉपिक। अरे यार, हाउ टू फाइट स्मोक।
हम स्मोक को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इसका सामना कर सकते हैं, हाउ टू फाइट स्मोक। देयर आर टू मेथड्स, एक है इनोवेटिव मेथड्स, एक है इंस्टीट्यूशनल मेथड्स। सो देयर आर इंस्टीट्यूशनल मेथड्स, मतलब कुछ एक संस्थान जो है वो तरीके दर्शाएं। दूसरा है इनोवेटिव, नए आइडियाज लेके आए, नया इनोवेशन करें, नए आविष्कार करें, सो दैट इसको कम किया जा सके। इनोवेटिव मेथड्स। इंस्टीट्यूशनल में जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट हो गई, कोई आईआईटी हो गया, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होगी, एनजीटी होगी, वो इंस्टीट्यूशनल मेथड है। इनोवेटिव जो नए आइडियाज आ रहे हैं, राइट। तो पहले आपने जो लिखना है दैट इज इंस्टीट्यूशनल मेथड्स। पहला है इसमें NAAQI, NAAQI, दैट इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपने देखा होगा कि AQI का एक इंडेक्स आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, जहां पे हर एक स्टेट की जो दशा है, दिशा है, वो सब दर्शाई जाती है, दिखाया जाता है उसमें कि दिल्ली में जो है AQI का लेवल इतना बढ़ चुका है, और कई जगह लिखा होता है मॉडरेट है, कई लिखा होता है क्लीन एयर है, कई लिखा होता है कि एक्सट्रीमली ये हार्मफुल है। सो बहुत जगह पे ये सिंपल नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे यहाँ पे भी कई जगह होगा, गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पे होते हैं, DC ऑफिस के बाहर लगा होता है। उसमें टाइम लिखा होता है, टेम्परेचर लिखा होता है, भारत की कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, है ना, कितनी पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई, कितनी डेथ रेट है, कितना बर्थ रेट है, मतलब वो नंबर कंटिन्यू चलता रहता है। उसके नीचे लिखा होता है कि एयर क्वालिटी कितनी है जलंधर की या चंडीगढ़ की या दिल्ली की, उसमें लिख रखा होता है कि आज विंड स्पीड कितनी है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, पैरामीटर्स। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स सरकार ने बनाया ताकि जो स्टेट्स हैं, जितने भी आपकी यूटीज हैं, उनमें कंपटीशन लाया जाए कि वो अपनी हवा में या हवा की गुणवत्ता को कितना सुधार रहे हैं, वो एयर क्वालिटी को कितना इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसके बारे में लिखिए आप, इट इज इजी color coded description, it is easy color coded description, easy color coded description of air quality, easy color coded description of air quality in the metropolitan as well as larger cities of India। सो ये जो इंडेक्स है, इसमें अब जैसे मान लीजिए एयर क्वालिटी के हिसाब से, AQI लेवल के हिसाब से कई जगह 350 चल रहा है, 450 चल रहा है, 200 चल रहा है, 115 चल रहा है, तो उसके हिसाब से इन्होंने कलर बना रखे हैं, कलर बैंड, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, तो ये सारे के सारे इन्होंने कलर बना रखे। तो उस कलर के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे एयर क्वालिटी अच्छी है, कहाँ पे खराब है। इट मेनली मेजर्स कौन कौन सी गैसेस का ये मापता है। इट मेनली मेजर्स सल्फर डाइऑक्साइड, nitrous oxides, sulfur dioxide, nitrous oxides, carbon monoxide, It also ensures that PM level should be PM, that is particulate matter level should be controlled between
should be controlled between PM, that is particulate matter level should be controlled between PM 2.5 to PM 10. PM 2.5 टू PM 10 के बीच में आपको पार्टिकुलेट मैटर को फिक्स करके रखना है, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल मेथड में ग्रेडेड एक्शन प्लान। नेक्स्ट इज ग्रेडेड, नहीं इसी में इंस्टीट्यूशनल में ही चल रहा है अभी, जब इनोवेटिव आएगा मैं आपको बता दूंगा। ग्रेडेड एक्शन प्लान सिंपल लिखिए, इट वॉज डिजाइन्ड ओनली फॉर NCR region. It was designed only for NCR, that is National Capital Region. दिल्ली में दो चीजें हैं, एक है NCT, दूसरा NCR। जो मेन दिल्ली है उसको कहते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना। दूसरा NCR, दैट इज नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब दिल्ली के आसपास का जितना भी एरिया, नोएडा, गाजियाबाद, नजफगढ़, है ना, जो भी आसपास के गांव हैं, जितने भी आसपास का रीजन है, गुड़गांव, दिस इज NCR। और एनसीटी में आपका मेन दिल्ली आता है। 11,001, 11,010, दीज आर दी पोस्ट एरियाज। यहाँ पे कभी भी एयर पोल्यूशन ज्यादा नहीं होता। अगर 11,069, 11,059 पे अगर आप घूम रहे हैं तो वहां पे गंदगी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 11,001 जो है वो प्रेसिडेंट का एरिया है, 11,010 जो है वहां पे MP रहते हैं। तो इन दोनों पिन कोड के बीच में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर ऑफिसर्स रहते हैं। जैसे मंडी हाउस हो गया, है ना, आपका राष्ट्रपति का जो एरिया हो गया, रायसेना हिल्स, तो ऐसी जगहों पे अगर आपको रहना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। फिर एक आता है आपका एरिया नोएडा। अच्छा मेरे को नोएडा की फुल फॉर्म बताइए। नोएडा कोई जगह का नाम नहीं है, पता तुम्हें? नोएडा जगह नहीं है, नोएडा तो सिर्फ आपने उसका नाम रख दिया है। जैसे गमाडा कह दूं मैं, मोहाली है ना, मोहाली को आप कहते हैं गमाडा ने बनाया है, या फिर आपके यहाँ पे पूडा चलता है, दैट इज पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो गमाडा का मतलब है GMADA, दैट इज ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। वैसे नोएडा कोई जगह का नाम नहीं है, नोएडा काम सेंटर गाजियाबाद, ये गाजियाबाद का पार्ट है ना। नोएडा जो है, नोएडा के आसपास में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जिसे बर्ड सेंचुरी कहते हैं, ओखला, कभी पढ़िएगा, ओखला बर्ड सेंचुरी, ओखला पक्षी अभ्यारण्य। तो यहाँ पे पक्षियों को बचाने के लिए एक सेंचुरी बना रखी है। तो नोएडा की फुल फॉर्म क्या है आपके लिए, ये एक नया पॉइंट है, दैट इज न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। लोगों ने नाम ही रख दिया इसका नोएडा। नोएडा कोई जगह नहीं है। तो दिस इज न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया, एक अथॉरिटी बनाई, मतलब एक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अथॉरिटी बनाई, ताकि यहाँ पे औद्योगिक विकास हो सके। क्योंकि दिल्ली दो साइड पे, एक तो यूपी, एक साइड पे आपका हरियाणा। तो हरियाणा ने डेवलपमेंट कर दी थी गुड़गांव में, जिसे अभी आप गुरुग्राम कहते हैं ना। तो गुड़गांव में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी, तो यूपी वालों ने सोचा कि हमारा भी तो बॉर्डर लगता है। तो उस टाइम पे वहां की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे हम। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी इंडस्ट्री के लिए। बाद में इसको शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने नोएडा कहना शुरू कर दिया। तो ये नोएडा इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्चुअल में गाजियाबाद रीजन पड़ता है। नेक्स्ट, बहुत जगह पे ऐसा चलता है, अब मोहाली का नाम चेंज करके गमाडा रख दो आप। लोग कई वहां पे कहते भी हैं कि गमाडा जाना, सच में जहाँ पे मेन आपका जो ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, गमाडा है। उसको कई बार जो पुराने लोग हैं कहते हैं गमाडे जाना, गमाडे, तो गमाडा कहते हैं उसको, मोहाली नहीं कहते। नेक्स्ट, ग्रेडेड एक्शन प्लान मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है भारत स्टेज नॉर्म्स। थर्ड, भारत स्टेज नॉर्म्स, दैट इज BS6 इंजन चल रहे हैं अभी। फिफ्थ भी कह रहे हैं कि बंद करो उनको, BS6 इंजन चल रहे हैं।
BS6 का मतलब है कि इन्होंने एक नॉर्म रखा है, इसको पहले यूरो नॉर्म्स कहते हैं, तो हमने इसको कॉपी किया है। सो भारत स्टेज नॉर्म का मतलब क्या है कि जितने भी गाड़ियां आपकी अभी BS4 इंजन है वो तो कह रहे हैं बंद करो इनको, सब स्क्रैप कर दी जाएंगी। 2015 से बाद जो गाड़ियां आई है जिनको 10-15 साल हो चुके हैं, 15 साल बाद वाली गाड़ी जो है ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो स्क्रैप करनी पड़ेगी। अब तो बीच में कहते हैं कि पेट्रोल भी नहीं देंगे ना। सो आप लिखिए दीज आर बेस्ड ऑन यूरो नॉर्म्स, दीज आर बेस्ड ऑन यूरो norms, euro norms with a lag, with a time lag of, with a time lag of, with a time lag of 5 years, 5 साल बाद इसको जो है रिन्यू करना पड़ता है। इसको कौन लागू करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मोट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो इसको लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है। टाइम ज्यादा हो रहा है, आज हो जाएगा पोल्यूशन खत्म। नेक्स्ट है, हाँ जी क्या करें, नेक्स्ट बायो, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, ये मैंने आपको करवाई थी साइंस एंड टेक में। तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, सिंपल क्या है? एथेनॉल ब्लेंडिंग, सिंपल लिखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। तो पेट्रोल में जो है एथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है, सिंपल, इसे आप बायोफ्यूल पॉलिसी कहेंगे। कितना परसेंट मिलाया जाता है? 90:10, और कह रहे हैं कि आने टाइम में 80:20, 80% जो आपका पेट्रोल होगा, 20% जो आपका एथेनॉल होगा। अभी 90 और 10 का रेशियो रखा है। अब आता है नेक्स्ट, इनोवेटिव टेक्निक्स, इनोवेटिव टेक्निक्स। प्रीमियम ऑयल, मैंने आपको पहले बताया कि प्रीमियम ऑयल का प्राइस अभी 95 या 96 नहीं है, दैट इज 110 और 115 का मिलता है। अगर आपको प्रॉपर पेट्रोल डलवाना है 100% जिसमें पेट्रोल है, महंगा है। आने वाले टाइम में ये 110 हो जाएगा, वो 150 का हो जाएगा, तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे। इनोवेटिव टेक्निक्स या फिर मेथड्स, ये सेकंड पार्ट है जिससे हम स्मोग को फाइट कर सकते हैं। इनोवेटिव टेक्निक्स, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ जी बिल्कुल। इनोवेटिव टेक्निक्स में बहुत सारी टेक्निक्स हैं। पहले लिखिए एरोपोनिक्स या फिर एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स। इसमें लिखिए वर्टिकल फार्मिंग या फिर वर्टिकल फॉरेस्ट्री, वर्टिकल फार्मिंग और फॉरेस्ट्री। वर्टिकल फार्मिंग का एक एग्जांपल दे सकता हूँ, मनी प्लांट। बहुत सारी बेलें आप लगाते हैं घर में, फूलों की बेल लगा देते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपके, जैसे मान लीजिए ये पोडियो से आ रहे हैं ना, पोडियो के ऊपर क्या करेंगे, स्टैंड लगा देंगे, वहां पे प्लांट लगा देंगे। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे जो गमले हैं ऊपर ऊपर तक लगा रखे होते हैं दीवारों के ऊपर, उसको कहेंगे वर्टिकल फार्मिंग या फॉरेस्ट्री। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो सिंक करेगा। सेकंड, इंडोर प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता इंडोर प्लांट्स, बट इन्होंने लिखा है तो अच्छी बात है। इंडोर प्लांट्स ज्यादातर क्या होते हैं, इन्वेजिव स्पीसीज होती है, तो उनको नहीं लेके आना घर पे। अब देसी स्पीसीज को घर पे नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वो पेड़ बन जाएगा। बट फिर भी इंडोर प्लांट्स में यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं। आपको बताइए, स्नेक प्लांट लगाया जाता है, कहते ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। सो सिर्फ मैं इसको इतना लगा रहा हूँ, इंडोर प्लांट्स, ठीक है। ज्यादातर कॉर्पोरेट कंपनी जितनी भी हैं, है ना, वो लगाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये भी एक टाइप से, दिस इज एक टाइप से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो मैं यहाँ पे भी रखवा सकता हूँ आपके प्लांट्स, है ना। यहाँ पे हमने पौधे लगा दिए, आपकी एंट्री पे पौधे बहुत जगह पे आजकल प्लांट लगाए जा रहे हैं। आजकल ये ट्रेंड में है, ट्रेंड में, फैशन में है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, अल्टरनेट और क्लीनर
सिंपल लिखिए, अल्टरनेट और क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल। तो अगर आप कोई फ्यूल यूज कर रहे हैं, कोई ईंधन यूज कर रहे हैं, तो वो अल्टरनेट होना चाहिए, मतलब जो परंपरागत चलते आ रहे हैं उनको नहीं यूज करना है, रिन्यूएबल को यूज करना है, क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल को यूज करना है, सो दैट पोल्यूशन कम से कम हो। आप फॉरेस्टेशन एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए, प्लांटेशन करिए, और फॉरेस्टेशन। और बताइए, अब अल्टरनेट में तो बहुत सारे हैं, सोलर है, हाइड्रो पावर है, बायोगैस है, सीएनजी, एलपीजी, टाइडल, वेव एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी, सब पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी। तभी मैं देख रहा हूं मैं लिखाऊं क्या अब आपको। एक है मियावाकी फॉरेस्ट, ये लिख लीजिए यार, मियावाकी फॉरेस्ट। ये जापानीज आइडिया है, जापानीज लोग करते हैं ये इनोवेटिव आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, आप वहां पे बैठे हैं अभी लाजपत नगर में, साथ में गुरु नानक मिशन चौक, साथ में लग जाता है मॉडल टाउन। वहां पे मॉडल टाउन नहीं होना चाहिए, वहां पे फॉरेस्ट होना चाहिए, उसके आगे जाके फिर आपका मॉडल टाउन होना चाहिए। अब यहाँ पे हैं, इसके आप बगल में जाएंगे तो एक आता नामदेव चौक, नामदेव चौक के साथ में मार्केट, वो नहीं होनी चाहिए, वहां पे भी फॉरेस्ट होना चाहिए। फिर अल्टरनेट पे आगे जाके ज्योति चौक या फिर आपका रेनक बाजार होना चाहिए, सो दैट हर एक लेयर वाइज आपके जो है फॉरेस्ट होनी चाहिए। तो इसको अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं एक टाइप से, अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब है कि अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में आपको फॉरेस्ट लगाना है, एक टाइप से छोटा सा फॉरेस्ट, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, मतलब ग्रीनरी होनी चाहिए चारों तरफ, सो दैट जितना भी यहाँ पे मल्टीपल गैसेज यहाँ पे रिलीज हो रही है उनको एब्जॉर्ब किया जा सके इजी। बाकी कार रैशनिंग पॉलिसी है। कार रैशनिंग का मतलब है कि कार पूलिंग करिए। और मान लीजिए आप एक गली में रहते हैं, सबको जाना है काम पे, तो जो सबसे ज्यादा दूर जाता है वो गाड़ी लेके जाए, सबको छोड़ते छोड़ते जाए। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप यूज करें, तो सिंपल लिख ही देता हूं मैं ये भी, कार रैशनिंग पॉलिसी। मतलब आप शेयर करके जाइए, या फिर सिंपल स्लैश करके लिखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब आपको पता है कि दुनिया भर के रिक्शा चले हुए हैं इलेक्ट्रिक, तो उसको पकड़िए ना, क्यों आपको अपनी गाड़ी निकालनी है, फालतू ट्रैफिक में घुसना है, टेंशन है, कोई गाड़ी बजा देगा, इससे बेटर है कि उसको घर पे रखिए एंड देन कार रैशनिंग करिए। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सपोर्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल 50 लोग बैठे हैं एक बस में, तो 50 गाड़ियां रुक गई है ना, 50 लोग एक ही बस में जा रहे हैं, तो एक बस से जो पोल्यूशन होगा या इलेक्ट्रिक बस से, वो 50 गाड़ियों से नहीं होगा। सो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट सबको अपनी अपनी टोर लगानी है, पैसा खर्चा तो कौन छोड़ेगा गाड़ी घर पे, ये भी बात है। सो ये एयर पोल्यूशन का था, थोड़ा ज्यादा टाइम लिया इसने, पर एयर पोल्यूशन बहुत जरूरी है। बाकी मैंने आपको बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट लिखा दिए हैं, ये आप एयर पोल्यूशन में फोटोकेमिकल स्मोक दोनों में लिख सकते हैं। ह्यूमन को इशू होता है, एनिमल्स को इशू होता है, प्लांट्स को इशू होता है, जितने भी आपके मटेरियल्स हैं। तो सबसे बड़ा जो आपका प्रॉब्लम है दैट इज एयर पोल्यूशन। एसिड रेन लिखना चाहेंगे? एसिड रेन नहीं, एसिड रेन बहुत खतरनाक है। एसिड रेन सिंपल समझिए, बहुत सारी गैसेस आपकी एयर में इंक्लूडेड है, एटमॉस्फेयर में। जैसे पहली बारिश होगी, तो बारिश जब होगी तो वाटर ड्रॉपलेट्स में ज्यादातर आपको एसिड मिलेगा। एसिड मतलब बहुत सारी गैसेस इसमें मिली होंगी। अब उस बारिश में कई बार कहते भी आपके घर वाले की पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, है ना, तो उससे दूर रहिए, तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो एसिड रेन मैंने लिखा रहा है। एसिड रेन आपको पता है, ये एक वेट डेपोजिशन होता है, एक ड्राई डेपोजिशन होता है। तो वेट डेपोजिशन में आपका आता है, इसको मैं आपको आगे करा दूंगा अगले सब्जेक्ट में, बहुत सारा कुछ आने वाला है, तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं पढ़ाने को। और मैं आगे बता देता हूँ आपको, वाटर पोल्यूशन में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट लिखिए वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। ज्यादातर आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रिलेटेड टू आपका एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के ऊपर पॉलिटिक्स भी बहुत चलती है ना,
पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि पंजाब का धुआं आता है। हाँ? दिल्ली वाले तो चलो सरकार ही तोड़ दी, बट वो भी नहीं मान रहे हो। तो एयर पोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि एयर पोल्यूशन के ऊपर ना सरकार खर्चा बहुत कर रही है। वाटर प्योरीफायर्स कम लगाए जा रहे हैं, एयर प्योरीफायर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। हर एक सिटी में होता है, पता नहीं वो चलता कि नहीं चलता है। अब एक्चुअल में हमें भी नहीं पता है। अब मान लीजिए पिलर खड़ा कर दिया, पता नहीं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सो वाटर पोल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, presence of undesirable substances, presence of undesirable substances, ब्रैकेट में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल और रेडियो एक्टिव। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड लास्ट है रेडियो एक्टिव। प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल और रेडियो एक्टिव इन वाटर, इन वाटर। तो पानी में जब भी कभी कोई अनचाहे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मतलब एक टाइप से जैविक, नॉन जैविक, सिंपल, इनऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक का मतलब होता है केमिकल, सिंथेटिक, सिंथेटिक मींस केमिकल सब्सटेंस। बायोलॉजिकल जैसे कि एल्गी वगैरह, एल्गल ब्लूम आपने पढ़ा है जहां पे यूट्रोफिकेशन होती है। एंड रेडियो एक्टिव जो कि आपको पता है रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ये सब चीजें अगर पाई जाएंगी तो मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण। सो ये मटेरियल अगर आपके पानी में पाए जा रहे हैं, दैट मींस आपका जो पानी है वो हार्मफुल है। इन वाटर विच मींस, आगे लिखिए, विच मींस द वाटर इज अनफिट और हार्मफुल, विच मींस द वाटर इज अनफिट और हार्मफुल। तो पानी पीने योग्य नहीं है और ये खतरनाक है। फॉर द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आपके पानी में ये कुछ एक पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये अनफिट हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंजम्पशन के लिए। जो भी आपके जीवित प्राणी हैं वो ये पानी नहीं पी सकते, उनके लिए हानिकारक रहेगा। अब लिखिए सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। मैं डायरेक्ट लिखाऊंगा ये, इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वाटर पोल्यूशन के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन आया है अभी तक जो मैंने देखा है, एक या दो क्वेश्चन आए हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है ना। सो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कौन कौन से स्रोत हैं, कहां से वाटर पोल्यूशन जो है शुरू होता है। पहले तो घर से स्टार्ट करिए। वाटर पोल्यूशन, अभी तक जितना आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा है आप आराम से आंसर दे सकते हैं। पहला बताइए, घर में उठते ही ब्रश उठा लेते हैं और ब्रश में क्या होता है, वो क्रिस्टल्स होते हैं, वही बेस मटेरियल। वॉशरूम का जितना भी मैंने आपको ट्राइक्लोसेन पढ़ाया था, है ना, तो ये सारे के सारे मटेरियल जो हैं दीज आर कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। क्योंकि एंड में इसने रिवर में जाना, पहले नाले में जाएगा, नाले से फिर रिवर में जाएगा, रिवर से फिर वो समंदर में जाएगा। सो अल्टीमेटली ये चलता जा रहा है। तो मैंने आपको प्लास्टिक पोल्यूशन में भी पढ़ाया था कि आपने एक सैशे यूज किया प्लास्टिक अपना शैम्पू का, उसको आपने फेंक दिया, वो नाले में गया, नाली से जाते जाते वो समंदर तक पहुंचेगा। सो वो सब चीजों को दिमाग में लेके चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट डालिए, डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज, घरों से निकलने वाला सीवेज, दैट इज डोमेस्टिक सीवेज। अब ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप कुकिंग कर रहे हैं, राइट, आप नहाने से वॉशिंग कर रहे हैं क्लॉथ्स की, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो पानी है इसमें कुछ एक सॉल्युबल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एक नॉन सॉल्युबल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, कुछ एक नॉन ऑर्गेनिक मैटर होता है। चाहे डिटर्जेंट है, टॉक्सिक हैवी मेटल है, पैथोजन है,
म्युनिसिपल जो आपके कॉर्पोरेशन से जो भी जितना भी वेस्ट जाता है, सो ये सारा का सारा जाके रिवर में, फिर लेक में, फिर देन पॉन्ड में, पॉन्ड से फिर सीधा समंदर में जाता है। सो सिंपल, मैं ये लिखा रहा हूँ डोमेस्टिक सीवेज। इससे आगे आपने खुद एक्सप्लेन करना है। सेकंड, कर पाएंगे ये तो इजीली। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट में आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि घर में ये सब चीजें आप यूज करते हैं, बनती कहाँ पे? इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो जब ये बन रहा होता है तो कुछ में जो इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सीधा गंगा में डाल दिया जाता है, यमुना में डाल दिया जाता है, या फिर नियर बाई जो भी नाला लगता है उसमें डाल दिया जाता है। हमें आदत है, हमें लगता है कि अगर कहीं पे पानी बह रहा है, कोई नाला है ना, तो उसमें फेंक दो कचरा, पता नहीं क्यों। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे बहुत बहस होती है इस मामले में, वो पूजा पाठ करके बोलते हैं ये तो प्रवाहित करना होता है। मैं क्या प्रभु नहीं, इसे ना प्रवाहित करें। अब होता है धूप कैसे बढ़ रहा है, बहुत बहस होती है मेरी। अब गांव में आदत होती है हमारे वहां की हमाम चल रहा है। हमाम पता है आपको क्या होता है? कुछ लोगों को पता होगा। एक यंत्र होता है, टीन से बनाया होता है, उसके नीचे आग जला दीजिए, उसमें पानी डाला होता है, पानी निकलता है, उसे गर्म पानी करते हैं। अब मैंने एक दो बार देखा लोग क्या करते हैं, कपड़े भी उसी में जला दे रहे हैं, फालतू प्लास्टिक वगैरह उसी में जला दे रहे हैं कि वेस्ट है मटेरियल। शहरों में अलाउड नहीं है, आप पत्ता नहीं जला सकते यहाँ पे विदाउट परमिशन। एक तो पहले फायर ब्रिगेड आएगी, दूसरा पुलिस आएगी, तीसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाएगी, आपको उठा के ले जाएंगे, बोलेंगे आपने तो आग लगा दी। तो यहाँ पे कोई भी पत्ता नहीं कर सकते है ना। बड़े शहरों में जो झाड़ू लगाते हैं, सारे पत्ते इकट्ठे करते हैं, चंडीगढ़ में तो स्पेशली ट्रैक्टर आता है, पत्तियां लेके जाते हैं, फिर उसको वो लेके जाते हैं, उन्होंने एक वो बना रखा है कंपोस्टिंग का एरिया, वहां पे कंपोस्ट बनाई जाती है और वो बेची जाती है। अच्छा टेक्निक है, ये होता है। हम सीधी आग दफा करो यार, है ना। स्टबल वगैरह जैसे हम बात कर रहे हैं, कौन इसको करते रहे, आग लगाओ, खत्म। बट ये बहुत हानिकारक है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में अगर हम बात करें, बहुत सारे पोल्यूटेंट जो हैं वो पानी में डाले जाते हैं। लेड है, मरकरी है, जिंक है, कॉपर, क्रोमियम, कैडमियम, कुछ एक टॉक्सिक है, कुछ एक नॉन टॉक्सिक मेटल्स हैं, तो ये पोल्यूटेंट्स को कॉज करते हैं। तो जितना भी आपका ये इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इसको पानी में डंप किया जाता है। जितने भी आपकी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो नाला है, नाला भी आगे जाके नदी में मिलेगा, दिमाग नहीं चलता लोगों का, है ना। सो स्पेशली अगर पूजा पाठ कर रहे हैं वो अपने तक रखिए। पहली बात तो अगरबत्ती किसी ने मांगी नहीं है, सिंपल दिमाग से, दिल से होती है आस्था, है ना। तो उसके लिए अगरबत्ती, धूप या दिया जलाने की जरूरत नहीं, फालतू खर्चा कर रहे हो आप। भगवान जी ने कभी नहीं कहा कि धूप करो या तिलक करो, कुछ नहीं करो। आपको सिंपल जाके वहां पे अपने हिसाब से पूजा करनी है, वो अपनी अपनी आस्था है। बट ये जलाने वाला काम नहीं और प्रोवाइड करने वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं। वो पानी नीचे, पानी के नीचे जाएगा, वो नीचे कुछ एक बेचारी थोड़ी बहुत तो मछलियां बची हैं, है ना। आने वाले टाइम में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि हमने नहीं देखी हैं, जो आने वाली जो हमारी पॉपुलेशन है वो व्हाइट कौवा देखेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। वो बोलेंगे काला कैसे होने लग गया भाई, आप बोलेंगे काला ही होता था, बट ये अभी चेंज हुआ है ना। कबूतर ज्यादा जगह बना रहे हैं और मैना खत्म हो रही है, तो स्पैरो, मैना, ये सब वहां से गायब हो जाएगा। वो चीजें कुछ एक स्पीसीज देखने को नहीं मिलेंगी, हम ही नहीं देखने को मिलेंगे किसी दिन। सो दीज आर दी कॉजेज। तीसरा पॉइंट लिखिए, एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट मैंने आपको लिखवाया था किसमें, क्या नाम था उसका, एल्गल ब्लूम, यूट्रोफिकेशन, एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे यूरिया खादें डाली जा रही हैं, तो ये भी अगेन पानी आगे से आगे बहता जाता है। देन है ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग। ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग, जो आपके ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलते हैं समंदर के किनारे ऑयल की ड्रिलिंग करने के लिए, तेल निकालने के लिए, तो इससे भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। बहुत सारे हैं, बस सिंपल इतने बहुत हैं। एक लिख लीजिए, थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन मल्टीपल इसके हैं, बट आपको पांच तो डालने ही पड़ते हैं एग्जांपल्स, और एक्सप्लेन करने को आए तो आपको पूरा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। अब इफेक्ट क्या होगा वाटर पोल्यूशन का, पानी जितना ज्यादा आपका पोल्यूट होता जाएगा उतना ज्यादा उसमें आर्सेनिक मिलेगा। 3 मैं आपको बता देता हूं, जहां पे भी आपको डालना हो ना, ये एक तरफ से आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, दैट इज आर्सेनिक पोल्यूशन। दूसरा कहते हैं रेडियो एक्टिव, या फिर जिसे कहते हैं आप यूरेनियम पोल्यूशन।
लास्ट इज फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स कहीं भी कुछ भी आए जस्ट लिख दीजिए आर्सेनिक पोल्यूशन इन वाटर, यूरेनियम पोल्यूशन इन वाटर, फ्लोराइड्स पोल्यूशन इन वाटर। फ्लोराइड्स का मतलब क्या है कि कुछ एक फ्लोराइड्स हैं जो आपकी वाटर में ऐड हो जाते हैं। उसके बाद अब देखते हैं राजस्थान में ज्यादा प्रॉब्लम है ये, वहां पे पानी जो ज्यादा सॉल्टी है ना, वो पानी खारा हो जाता है। जब उस पानी को यूज करते हैं तो उनके सबके दांत जो है ना काले हो जाते हैं। बोले कैसे? पीले ही रहेंगे दांत जितना मर्जी वो ये जो आपकी कंपनीज बना लें, वो खराब हो जाते हैं। यूरेनियम पोल्यूशन मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो उसके साथ मिक्स हो रहा है। आर्सेनिक पोल्यूशन बहुत न्यूज में था। तो ये 3 प्रकार के वाटर पोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखा है इसमें आरकेएस आर्सेनिक के बारे में, यूट्रोफिकेशन वगैरह दे रखा है, वो हमने किया है ऑलरेडी, है ना। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन सब किया हुआ है। और इसमें क्या है, रेडिएशन पोल्यूशन। रेडिएशन पोल्यूशन वही आता है आपका रेडियो एक्टिव या फिर न्यूक्लियर वेस्ट का मटेरियल जितना भी है, दैट इज रेडिएशन पोल्यूशन। पुरानी बातें लिखी हैं वो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए सॉइल पोल्यूशन। सॉइल या लैंड पोल्यूशन इज सेम, क्योंकि लैंड से ही सॉइल बनी है और सॉइल ही लैंड का मेन पार्ट है। सो वाइसा वर्सा इसमें चलेगा। सो आप लिखिए इस पे सॉइल पोल्यूशन। कैसे पोल्यूशन कम करेंगे आप, आपका क्या इसमें ओपिनियन है? बिल्कुल होनी चाहिए लड़ाई। जल में क्यों प्रवाहित करना है? पहली बात तो जलाइए मत, और जला रहे हैं तो उसको अपने पास रखिए, या फिर जो सुबह आते ना कूड़े वाला आया है ना, उसके पास जाओ, कूड़े वाले के पास दे दो। पता नहीं क्यों राख ले रहे हैं, मतलब मैं नहीं बोलना चाहता ये सब चीजें वो, क्योंकि ये रिलीजियस मैटर है, छितर पड़ते हैं इसमें अगर आप कुछ भी बोलो तो। बट द थिंग इज, मेरे को ये समझना था कि ये किसने इन्वेंट किया होगा। किया है किसी ने, बट किया है, बट मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं लगता है कि दिस इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इसीलिए ना प्रवाहित करें कृपा करके। उसको आप घर में कहीं पे दफना दीजिए, मतलब खड्डे में डाल दीजिए, या फिर सिंपल उसकी रिसाइकलिंग हो जाएगी। हर एक चीज की रिसाइकलिंग होती है। आप बड़े चाव से जो है वो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, वो रिसाइकल्ड है। आपको पता नहीं कौन कौन से गंदे कचरे से उसको निकाला गया है, फिर दोबारा उसको जलाया गया है, फिर दोबारा रिप्रोसेस करके आपके पास बोतल आ रही है ना। अब तो चलो कांच वाली बोतल में वो लिमका लुमका बंद कर दिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है। एक्चुअल में अगर आप कभी रिप्रोसेसिंग देख लेना, आप खाना ही छोड़ देंगे। मैंने एनवायरनमेंट के पहले लेक्चर में कहा था कि अगर आप एनवायरनमेंट को सीरियस लेते हैं ना, तो फिर आपको संन्यास लेना पड़ जाएगा, खेती खुद करनी पड़ जाएगी, राइट। कांच वाली बोतल भी ऐसे ही करते, खाली लाए थे दोबारा फिल करते, वही उसी में डाल देते हैं। अच्छी कंपनी जो उसको दोबारा से डिस्ट्रॉय करती है, फिर जलाती है हाई टेम्परेचर पे, दोबारा पिघला के दोबारा नई बोतल बनाती है। इसलिए वो कहते हैं वो जो ढक्कन होता है उसको बीच में डाल दो, फिर वो नहीं है ना, मरोड़ दो बोतल। कभी भी बोतल यूज कर रहे हो तो मरोड़ दो उसको। ढक्कन तो क्यों डालना है, उसको सीधा क्रश कर दो, इजीली हो जाती है। पानी की बोतल तो हो जाती है। कोक वगैरह के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा प्लास्टिक ज्यादा होता है इसमें। मेरे पास 20 मिनट है, मेरे को खत्म करना है ये। आप लिखिए सॉल्यूशन, सॉरी सॉइल पोल्यूशन। अगेन सब में सेम ही बात है, अनडिजायरेबल चेंज, यहाँ पे भी वही आते हैं। चेंज इन दी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन। चेंज इन दी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल conditions. Change in the physical, chemical and biological conditions of the soil due to biological condition of the soil due to some toxic materials, तो कुछ एक जहरीले पदार्थ जिसके कारण मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक स्थिति पूरी की पूरी प्रभावित होती है, उसको आप कहते हैं सॉइल पोल्यूशन या फिर मृदा प्रदूषण।
अब लिखिए, वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस आर एडेड टू द सॉइल, वेरियस harmful substances are added to the soil through surface runoff, मतलब सिंपल समझिए, सतह के ऊपर चलने वाला पानी, सिंपल मूविंग वाटर, दैट इज सरफेस रन ऑफ। मैं लिख देता हूं इसको, मूविंग वाटर। और मूविंग वाटर में बड़ा कुछ डाला जा रहा है ना, तो वही पूरा का पूरा मृदा को प्रदूषित कर रहा है। आगे लिखिए, सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, डायरेक्ट सीधा पहुंचिए, सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सिंपल इसमें लिखिए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, फर्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, पहला कारण है इंडस्ट्रियल केमिकल्स। दूसरा है एग्रीकल्चरल केमिकल्स। improper management of soil, improper management of soil, improper management of soil, और क्या लिख सकते हैं, unfavorable irrigation practice, unfavorable irrigation practice। तो खेती तो कर रहे हैं बट अनफेवरेबल है, मिट्टी के अकॉर्डिंग जो है, मिट्टी की विदाउट टेस्टिंग कराए आप उसके ऊपर कुछ भी उगा रहे हैं। तो मिट्टी में पहला क्या होगा, इंडस्ट्रियल केमिकल जब डालेंगे तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो खराब हो जाएगी। एग्रीकल्चर इसमें अगर आप केमिकल डाल रहे हैं, अगेन फर्टिलिटी खराब होगी, इसकी नमी, इसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर जो इसमें डिफरेंट टाइप के पेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के इसमें अर्थ वॉर्म्स होते हैं, वो इससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे सॉइल की तो वो भी हानिकारक है। नेक्स्ट, अच्छा, इम्प्रूव, अच्छा इम्प्रॉपर। सो अगर आप अच्छे से सॉइल का प्रबंधन नहीं करते, मैनेज नहीं करते, तो वो भी हानिकारक है। अनफेवरेबल इरिगेशन या फिर सिंपल थोड़ा गलत हो गया ये, अनफेवरेबल इरिगेशन सर्विसेज प्लस कल्टीवेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही लैंड से मल्टीपल फसलें लेना चाहते हैं, लैंड को आप बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ रहे हैं, सो आप इसमें इरिगेशन ज्यादा कर रहे हैं, तो ज्यादा पानी डालेंगे तो वो भी हानिकारक है, क्योंकि सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में सारे के सारे वो इरोड हो जाएंगे, इरोजन हो जाएगा, मिट्टी का अपर्दन हो जाएगा। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड भी हो गया। लास्ट लिखिए, अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो अवैज्ञानिक तरीके से आप जो है न्यूक्लियर वेस्ट को कहीं पे भी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो वो भी हानिकारक है। अब सॉइल पोल्यूशन से क्या होगा, पहला इसमें लिख रखा है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी आपको पता है। पहला, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, जितना भी आपके पास न्यूट्रिएंट होता है सॉइल में, जितने भी सॉइल में पोषक तत्व हैं सारे के सारे इससे गायब हो जाएंगे। अगर इसमें ज्यादा पानी डाल रहे हैं, ज्यादा इरिगेशन कर रहे हैं, तो सॉइल का इरोजन होगा। अगर सॉइल का इरोजन होगा तो जितनी भी फ्लोरा फाउना इस मिट्टी के ऊपर या इस लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी पूरे का पूरा लॉस हो जाएगा। सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाएगी। सैलिनिटी मतलब सॉइल जो है और ज्यादा खारी होती जाएगी। सैलिनिटी का मतलब क्या है कि धीरे धीरे सॉइल जो है वो सैंड बनना शुरू कर देगा। ऑल्सो सॉइल का स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा। जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, पूरी की पूरी फूड चेन के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा।
रेमेडी क्या है? कम फर्टिलाइजर को यूज करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, नॉट पॉसिबल। रिसाइकिल करिए पेपर को, नॉट पॉसिबल। आप प्लास्टिक बैग कम यूज करिए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मटेरियल को बार बार यूज करिए, इतना टाइम है नहीं। अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, कैसे कम करें? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन ज्यादा चल रही है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है। और सुटेबल या सेफ डिस्पोजल करें जितने भी मटेरियल का है। उठा के कूड़ा जाते जाते गाड़ी से फेंक दिया सीधा नाले में, कितना इजी लगता है ना, मजा आता है उस टाइम पे। और नेक्स्ट है पॉल्यूशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, जागरूकता अभियान चलाएं। सो ये है आपका पॉइंट। नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन, है ना। नेक्स्ट इज लास्ट इज नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, वहां पे रात को 10 बजे पुलिस वाले पहुंच गए, बंद करो। अरे भाई, मैरिज पैलेस वाले बंदूकें लेके आ गए, ऐसे कैसे डीजे बंद हो जाएगा? पार्टी यूं ही चलेगी, है ना। तो उस चक्कर में फिर प्रॉब्लम होगी, लड़ पड़े वो पुलिस वालों से सिर्फ इतनी सी बात पे, डीजे की बंद करा रहे हैं। सो डीसी साहब के पास ये ऑर्डर होता है कि 10 बजे तक आपको डीजे बजाना है, उससे ऊपर आप नहीं बजा सकते, है ना। उससे ऊपर बजाते हैं तो हैवी फाइन इंपोज होगा। डीजे वाली जो कंपनी है, डीजे वाले लोग और डीजे सब जब्त हो जाएगा। सो नॉइज पोल्यूशन। अब ये बात और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी अगर मैं कहूंगा तो। आपको अगर सुबह उठ के माता की चौकी करनी है तो धीरे करिए, पर यहाँ पे एक कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मस्जिद में डीजे जो मतलब सुबह स्पीकर जोर से बज रहा है तो मंदिर वाले जोर से बजाएंगे, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। दैट इज नॉट ओके। आप अपने हिसाब से करिए, बट ये कल्चर बन रखा है, इसमें कोई कुछ किसी भी धर्म को नहीं कह सकते, सबका कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल बताता हूँ, सुबह सुबह आपने हनुमान चालीसा लगा रखी है, पड़ोसी का घर साथ में, आपको गुस्सा आ रहा, आपने और जोर से अपने भजन चला दिए, है ना। पूरे केसरी के लाल वो कह रहा है आगे से राधे राधे, मतलब डिब्बल, मतलब अपने अपने ही अलग अलग जो है उन्होंने चला रखे हैं, क्योंकि वो एक कल्चर है कि दूसरे को ये मेरे परेशान कर रहा है, क्योंकि एक रिलीजियस है तो दूसरा रिलीजियस नहीं है ना। सो नॉइज पोल्यूशन का कारण बनता है। वो उधर योगी ने तो सारे उड़ा दिए, जितने भी स्पीकर है सब बंद करो। तो अब कोई अजान कर रहा है, कोई अरदास कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, मतलब या फिर कोई भी अपना अपना धर्म में है, बट कहीं ना कहीं नॉइज पोल्यूशन का कारण भी बनता है ये। आपको पता है नॉइज पोल्यूशन के बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, हमें लगता है कि छोटी सी बात है। अब देखिए, साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। डेसिबल को लिखते हैं स्मॉल डी बिग बी, डेसिबल्स। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक ऊर्जा का स्रोत है या फिर रूप है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन मोशन, विच इज इन मोशन। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो वाइब्रेशन हो रही है, और आप तक वो पहुंच रही है आपके कानों तक, फिर आप सुन पा रहे हैं। आपका जो लोकोमोटर जो सिस्टम है दिमाग का, उसको समझ पा रहा है, फिर आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है ना। प्रॉपर सिस्टम है ये। अब इस रूम से सारी की सारी एयर वैक्यूम हटा दूं मैं, तब आवाज आएगी। साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड लिक्विड गैस, ट्रू। वैक्यूम में चल सकती है आपकी साउंड। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस एंड वैक्यूम, पढ़ना इसके बारे में। सो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन मोशन, वाइब्रेशन, है ना। एनी साउंड विच इज अनवांटेड, सिंपल लिखिए आप, ये है मेन आपका नॉइज पोल्यूशन का डेफिनेशन। एनी साउंड दैट इज अनवांटेड, ऐसी ध्वनि जो कि अनचाही है। एनी साउंड विच इज अनवांटेड, अनवांटेड और अनप्लीजेंट, जो आपको पसंद भी नहीं है, उसको कहते हैं शोर या फिर नॉइस। एनी साउंड दैट इज अनवांटेड और अनप्लेजेंट
टू आर ईयर्स, हमारे कानों को जो अच्छा नहीं लगता, टू आर ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब जिसको क्लास में मजा नहीं आ रहा होगा उसके लिए मैं शोर हूं, शोर मचा रखा है, हट ही नहीं रहे हैं। अनप्लेजेंट टू हियर इज कॉल्ड नॉइज, इज कॉल्ड नॉइज, तो उसे नॉइज कहा जाता है। तो जो आपको अनचाही है, नापसंद है आवाज, उसे कहते हैं आप, जैसे कई बार वो कहते हैं किसी की बड़ी तिखी आवाज होती है, कहते हैं बड़ी तिखी आवाज है या बड़ा तिखा बोल रहा है, आप कहते हैं धीरे बोल ले, है ना, बहस भी हो जाती है कई बार। तो दैट इज अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट, उसको कहते हैं नॉइज। अब लिखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बाकी आपको पता है बहुत सारी चीजों से होता है, इंडस्ट्री से, साथ में कोई फैक्ट्री है वहां पे, फॉर एग्जांपल पड़ोसी के घर पे काम चल रहा है, कोई आरा चला रहा है, कह रहा दिमाग खराब होता है आपका, बोलते सोने नहीं दे रहा है, इसको तो आप लिख सकते हैं इजीली। माइनिंग, कहीं पे फॉर एग्जांपल बोरवेल किया जा रहा है, मशीन की आवाज आ रही है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, आपका घर बिल्कुल सड़क के साथ है, एक ट्राली जा रही है धगड़ 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 पूरे आवाज करते हुए, है ना। ऑल्सो थंडर, जब बहुत ज्यादा लाइटनिंग और थंडर, जब बादल गरजते हैं। हाउस होल्ड में भी कई बार क्या करते हैं, कई लोगों को बड़ी याद होती है हाँ बिल्कुल सही, किचन में गए, काम कम है पर बर्तन ज्यादा कर रहे हैं, है ना, बार बार घर 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 लगा रखी है सुबह ही। और कई लोग होते हैं जानबूझ के पाँव जोर जोर से मार के चलते हैं, है ना, वो भी एक पोल्यूशन सॉरी है, नॉइज पोल्यूशन है। फिर डिफेंस सेक्टर, जहाँ पे बहुत सारी तोपें, बंदूकें, ये सब यूज की जा रही है। लाउड स्पीकर, है ना, लाउड म्यूजिक एंड लाउड स्पीकर। दूसरा सुपरसोनिक जेट, कई बार जहाज आपका एयरपोर्ट के साथ अगर जोर से जहाज जाता है सुबह सुबह, वो सब कुछ हिला देता है वो, इस सभी को आप कहते हैं नॉइस। तो नॉइस से क्या क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस लिखिए, मेन आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस है, बाकी पता आपको नॉइस क्या होती है। इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला प्रभाव है क्या होगा, टोने हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, दैट इज हियरिंग इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट। मेरे रिश्तेदार है एक, वो प्रिंटिंग प्रेस में थे, उनके अब चला गया कान में, अब सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो मशीनों की आवाज सुन सुन के, मतलब उनको पहले ऊंचा सुनता था, फिर और ऊंचा सुनता था, फिर वो सुनना ही बंद हो गया, फिर अब 4 लाख की मशीन लगा के घूम रहे। नेक्स्ट, इट कॉजेज एंजाइटी, स्ट्रेस। कई लोगों को इससे एंजाइटी होती है एंड स्ट्रेस भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मैं यहाँ पे पेपर चेक कर रहा था, यहाँ कैबिन में बैठे बैठे घड़ी टक टक टक, थोड़े टाइम तक तो ठीक रहा, 1 घंटे में लग रहा कि कोई मेरे सिर पे हथौड़ा मार रहा है ना, होता है अल्टीमेटली। सो एंजाइटी और स्ट्रेस भी लेके आता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन हार्ट रेट, हार्ट रेट भी बढ़ता है आपको, मतलब वही बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अकेले बैठे हैं और जोर जोर से आवाज आ रही है, आपको लग रहा है कि पता नहीं कोई आपके ऊपर हथौड़ा मार रहा है। सो दिस इज हार्ट रेट को भी ये बढ़ा देता है। स्पेशली इसलिए हॉस्पिटल के नियर बाय नो हॉर्न लिख रखा होता है कि यहाँ पे हॉर्न ना बजाएं। ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट ठीक ही है, वैसे सेम ही बात है, छड्डो। स्टमक डिसऑर्डर भी हो सकता है इससे, डाइजेस्टिव स्पाज्म है लिखा हुआ, स्टमक डिसऑर्डर अरे सच में होता है, रियल है ये, स्टमक डिसऑर्डर। यूट्यूब करिएगा, हाउ नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज स्टमक डिसऑर्डर, वो बताएंगे आपको। आप ऐसा करो, किस दिन ना जगराता चल रहा हो कहीं पे, या फिर जहां लाउड म्यूजिक चल रहा हो, बिल्कुल उस स्पीकर के पास खड़े हो जाइए। वाइब्रेशन करेगा ना वो, पूरा का पूरा सिस्टम हिला देगा आपका बॉडी का, जितने बॉडीली फ्लूइड हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे। ट्रक में बैठो कभी, धगड़ 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 पूरा पेट हिला देगा आपका वो, है ना। लोगों को उल्टियां क्यों आने लग जाती है, मोशन सिकनेस क्यों होती है, क्योंकि दे आर नॉट अडेप्टेड टू दैट कंडीशन। सो जब बॉडी के सारे फ्लूइड हिल रहे हैं, मतलब पूरी बॉडी हिला डाली उन्होंने आपकी, तो फिर वैसा ही होगा स्टमक। फॉर एग्जाम्पल, कोई लोग झूले में बैठते हैं, घूम रहा है झूला, झूला तो ना आपको कुछ कर रहा है, बट आपका पूरा कर रहा फ्लूइड जो है वो घूम रहा है ऊपर नीचे, फिर वो कश्ती आती है ना, उसमें भी हालत होती है। आजकल दूसरा चला है वो हैमर, ओ भाई साहब वो पूरा घुमा देता है। मैं कभी झूले में नहीं बैठता, बचपन में एक बार बैठा, बहुत रोया था मैं कह रहा प्लीज उठा लो, ये लास्ट दिन है। सो होता है कई बार। नेक्स्ट है डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई। आंख फड़कती है ना कई बार बहुत शोर से, दैट इज डायलेशन
ऑफ द प्यूपल ऑफ आई। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, लोग बहुत ज्यादा अनअवेयर हैं। लास्ट चैप्टर होता है आपका हमेशा किसी भी क्लास में, आपका लास्ट चैप्टर होता है एनवायरमेंट इकोलॉजी का, लास्ट चैप्टर होता है आपका पोल्यूशन का। टीचर क्या कहता है, पढ़ लेना, है ना, इसको बाद में कर लेंगे, वो बाद में कराते ही नहीं है कभी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। मैं तो कंप्लेंट करता हूं, जो मर्जी शादी ब्याह लगाओ मेरे आसपास, 10 बजे के बाद स्पीकर नहीं बजना चाहिए। आजकल आपकी पंजाब पुलिस बहुत अच्छी एक्टिव हो रखी है, सीधा रिपोर्ट करो, फोन कर दे, हाँ जी केड़ा घर है, गली दसो। और वो सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी पहचान नहीं बताई जाती, और कहते नाम नहीं तो आएगा, तुम बस कंप्लेंट दसो कितने है, हाउस नंबर बता दो, जाके बंद करा देंगे। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, शुक्र है। नींद तो आ रही है। नर्वसनेस, हेडेक, बहुत कुछ है इसमें, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पहला तो आप नर्वस हो जाते हैं ज्यादा शोर से, हेडेक होती है, इरिटेट हो जाते हैं, थक भी जाता है बंदा सुन सुन के, और डिक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी, आप काम भी नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जो भ्रूण होता है, रिसेंटली कंसीव्ड जो बच्चा है, उसकी डेवलपमेंट में भी प्रभाव डालता है। इसलिए कहा जाता है ज्यादा शोर शराबे में नहीं जाने का प्रेगनेंसी के टाइम पे। लास्ट मैंने आपको बताया है, एलिफेंट रिजर्व के पास में ईशा फाउंडेशन बन रहे हैं, तो इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, लास्ट इज इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। इनको बिल्कुल शांति में रहने की आदत होती है, वन्य जीव जितने भी हैं, पौधे हैं ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, नॉइज पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज लैंडस्लाइड, तो इसलिए कभी भी पहाड़ों में जा रहे हैं, बड़ा हाई फाई जो आपका सिस्टम होता है ना, प्रेशर हॉर्न ना बजाइए, पत्थर गिरेंगे ऊपर से। मैं बहुत लोगों को ये चीज बोली और हंसने लग जाते हैं, अच्छा हॉर्न मारने से भी पत्थर गिर जाते हैं? गिरते हैं, जिनके ऊपर गिरे हैं ना ऊपर पहुंच चुके हैं वो, अब उनसे आप पूछ सकते हैं। बट सिंपल सी बात है, दिस इज वेरी हार्मफुल, क्योंकि प्रेशर हॉर्न जो है वो भी वाइब्रेशन जनरेट करता है, और उन पहाड़ों में रिसेंटली उनकी वर्टिकल कटिंग कर रखी है, पत्थर बिल्कुल एंड पॉइंट पे रुका हुआ है कि कब हॉर्न बजे और मैं नीचे गिरूं, है ना। सो इट कैन कॉज प्रॉब्लम। सो इसलिए प्रेशर हॉर्न ना बजाएं, पर हॉर्न बजाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि बिना हॉर्न के चले रहे और किसी के साथ भी भिड़ गए, हॉर्न बजाना होता है पर लिमिटेड साउंड में, अदरवाइज इट कैन कॉज मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। चलिए, सो आज आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी खत्म होता है, इसी उपलक्ष्य पे आपकी क्लास खत्म होती है। आपसे जल्द मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, है ना। तब तक जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट।